हजारों कपड़े होते हैं, तो उसमें से हमें एक ही क्यों पसंद आता है, या हम छोड़ ही आते हैं कि आज उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारा प्लेनेट हमारे उस फेवर में नहीं था। जो हमारे प्लेनेट की दशा चल रही होगी उससे रिलेटेड हमें वो चीज पसंद आती है। तो ऐसा नहीं था कि उस शॉपकीपर के पास कपड़े नहीं थे, लेकिन वही है, उसमें से हजारों चीजों में से हमें एक चीज ही पसंद आती है। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो गैब का। इसमें ऐब लिखा हुआ है, गैब है वो। जब वो हमारी किस्मत का कागज लिखा जा रहा था तब हम नहीं थे। जब हमारी किस्मत लिखी जा रही थी तब उस टाइम हम नहीं थे। भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। देखिए लाल किताब में एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ना किसी को भी जैसे किसी के चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो उसको जेंडर नहीं बताना है। बताइए, एक साफ साफ बोला गया है। और किसी को मौत का वक्त नहीं बताना है। काफी लोग आते हैं आपके पास या आस पड़ोसी या रिश्तेदारी कि हमारा ये बीमार हो रहा है, क्या इसका आ गया टाइम, मतलब मेनली यही पूछने आते हैं। तो ये चीजें आपको किसी को नहीं बतानी है, ना तो आपको जेंडर बताना है, ना ही मौत का दिन बताना है। ख्याल रखना था बताया कृत्य धन इंसान का, एवज लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का। तो ये चीज हमें ध्यान रखने को बताई है। और अपने मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब होता क्या है कि हमने जेंडर बता दिया तो क्या होता है कि उस बच्चे को वो जो जो आने वाला है, जैसे अगर लड़की ही है तो उसको मार दिया तो उसका पाप किसको लगा, आपको ही तो लगेगा ना। तो ये चीज नहीं बताना है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर देखिए नीचे की लाइन में लिखा है कि ऐसी चीजों को जाहिर करना खून के कोढ़ की बीमारी का सबूत होगा। अगर किसी ने ये चीजें बताई तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपके पास आया है कोई क्लाइंट और वो कह रहा है कि नहीं हमें बेटा ही चाहिए, तो आप जो है उसको कुछ रेमेडीज करा सकते हो। ये नहीं कि जो उस टाइम जैसे कंसीव कर रखा है और उस टाइम आप बताएं तो पता चला अबॉर्ट कराया है, तो उसका आपको ही पाप लगना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की होनी चाहिए, चमकीला नहीं होना चाहिए। जो लाल किताब हम पढ़ते हैं तो उसको भी हमें रेड कलर के या तो कपड़े में रैप करके रखनी चाहिए। तो चमकीला नहीं होना चाहिए, कॉटन कपड़ा होना चाहिए। या जो हम अब पेपर पेन यूज करेंगे, जो हम नोटबुक बनाएंगे, वो भी लाल कलर के पेपर में रैप करके और रेड पेन ही यूज करेंगे। तो देखिए आप कितनी जल्दी सीखेंगे। आप ये करके देखिएगा जो जो मैं रूल्स बताऊंगी, क्योंकि देखिए लाल किताब टोटल रूल्स बेस्ड है। तो आप जल्दी सीखेंगे। आप रेड नोटबुक बना लीजिए और रेड पेन का ही यूज करिए। अब देखिए इसमें हर चीज 35 साला चक्कर इस तरह से क्यों बताई गई है, क्योंकि जो उर्दू के अल्फाबेट्स होते हैं ना 35 होते हैं, तो उसी को लेके इसमें जो 35-35 साल की जो साइकिल बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है। और किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपनी जाति फैसला से गलत समझकर बहम खड़ा कर लेना मजमूम वाक्य से मददगार ना होगा। मतलब बहम नहीं करना है, किसी भी चीज का बहम नहीं करना, क्योंकि बहम का कोई इलाज नहीं। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मनगढ़ंत बात में बहम पैदा करना, बहम का शायद कोई ही इलाज ना हो। और देखिए अगर आप जो भी आपको रूल्स बताए जाएंगे वो आप अपने चार्ट पे ना लगाएं, क्योंकि देखिए जो भी अपने चार्ट पे लगाता है ना वो कभी नहीं सीख पाता है। हम फिर क्या करते हैं, अपने या अपने घर वालों के चार्ट पे लगाएंगे ना, हम उस टेंशन में फंस जाएंगे। अरे इसका ये भी प्लेनेट खराब है, इसका ये भी प्लेनेट खराब है। हम क्या है, अगर घर में 4 मेंबर हैं हम उन्हीं के कुंडलियों में इलझ के रह जाएंगे। हम सीख नहीं पाएंगे, टेंशन में ही रहेंगे कि अच्छा आज मैं इसकी ये रेमेडी कर देता हूँ, आज इसकी ये रेमेडी कर देता हूँ। अगर हो सके तो आप जो आस पड़ोसियों की कुंडली, आप अपने रिश्तेदारों की कुंडली पे काम करिए, अपनी कुंडली ना ही देखें तो अच्छा है। देखिए मेरे साथ बहुत लोगों ने ज्योतिष सीखी है और हुआ क्या है कि वो अपनी ही कुंडली पे इलझ के रह गए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब इतने साल हुए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि बस अभी तक वो अपनी कुंडली पे ही घिरे हुए हैं कि अच्छा मेरा ये प्लेनेट खराब है, मैं आज ये पूजा जी ये उपाय कर लूं। मतलब ज्यादातर लोग इस तरह से फोन करके पूछते हैं। तो आपको अपनी कुंडली पे, अपने घर वालों की कुंडली पे नहीं, बाद में आप लगाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ,
देखिए पहले बाहर वालों की कुंडली आप इकट्ठी करिए, बहुत लोग देने को तैयार हो जाएंगे। आप जैसे ही बोलेंगे ना मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, बहुत कुंडलियां इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये रूल्स जो है आप बाहर वालों पे लगाएं, अपने घर पे नहीं। वरना आप कभी नहीं, क्योंकि देखिए मुझे इतने साल हो गए, जब भी मैं अपने घर वालों की कुंडली देखती हूँ ना, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ कि अच्छा इसका ये भी प्लेनेट खराब हो रहा है, अब इसकी क्या रेमेडी करानी चाहिए। तो आपको अपने घर की नहीं देखनी है कुंडली। और इस इल्म की बुराई बताने वाला, ये जो भी इस इल्म की जो भी क्रिटिक्स निकाल रहा है ना, वो सोचिए वो सबसे बड़ा दोस्त है। जो बोल रहा है ना, बोलने दीजिए। हमें तो अपना काम करना है। लाल किताब ने हमें चुना है, हमने नहीं चुना। तो हमें इसे ठीक से, इसकी एनर्जी को यूज करना है। कर भला तो हो भला, आखिर भले का भला। अब भला जो हम करते हैं उसका उल्टा क्या होता है? लाभ। अगर हम किसी के संग भलाई करते हैं तो उसका उल्टा है लाभ, हमें हमेशा लाभ ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम रूल्स पे काम कर लेते हैं। देखिए आज मैं बेसिक से ही शुरू करूंगी। कुछ लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं जो बेसिक वाले थे। अब जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ। जैसे ये है, अब हमारी हाथ में ही आप देखेंगे कि देखिए ये उंगलियों में ही हमारे 12 प्लेनेट हैं, जो हम 35 साल 36 साल चक्कर भी पढ़ेंगे आगे, जिससे हम दशा निकालते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी है दशा में ना। अब देखिए ये जो है इंडेक्स फिंगर, जो तर्जनी उंगली है, वो 1 2 3, इसमें 3 वो आते हैं। जैसे 36 साल चक्कर आगे हम पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, ये है खाना नंबर 1, ये है खाना नंबर 2, ये है खाना नंबर 3। ये जुपिटर की होती है, इंडेक्स फिंगर जो होती है जुपिटर की होती है। अब जो सेकंड आती है, फिर ये वाली लेते हैं हम, जो क्या नाम है, रिंग फिंगर जो होती है, ये सन की होती है। तो यहाँ पे 6 हाउस आएगा, 4th 5th 6th, ये ऐसे आएगा। उसके बाद जो लिटिल फिंगर होती है, ये मरकरी की होती है। तो यहाँ पे 7th 8th 9th, ये सारे हाउसेस हैं। और ये जो मिडिल फिंगर होती है वो सैटर्न की होती है। तो यहाँ पे 10th 11th 12th, ये तीनों हाउसेस आते हैं हमारे हाथ में ही। जो है पूरी 12 राशियां और ये सारे प्लैनेट्स हैं। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर ये वाला माउंट जो होता है बृहस्पति का होता है, ये सैटर्न का माउंट होता है, ये सूर्य का, ये बुध का। यहीं पे मंगल वध होता है, यहाँ चंद्रमा का, ये शुक्र का होता है। अब देखिए शुक्र का इसीलिए क्या होता है, देखिए शुक्र बिल्कुल अलग बताया गया है ना। और ये चारों, ये हो गई पूरी फैमिली। यहाँ पे जुपिटर हो गया, यहाँ पे देखिए फादर और सन हो गई, और यहाँ शनि हो गया, बड़ा भाई हो गया, यहाँ बेटी हो गई। अब शुक्र क्या है, एक जो लड़की है, जो आपके घर की माँ है, वो दूसरे घर से आई हुई होती है। तो इसलिए जो अंगूठा है, थंब है, वो बिल्कुल अलग है, दूर इसीलिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या है कि इसीलिए चांदी का छल्ला पहनते हैं। ये शुक्र का माउंट है। ये मंगल नेक का पर्वत है। ये जो है बृहस्पति का है, मिडिल में जो है बृहस्पति का। यहाँ पे ये देख सकते हैं। और जो मिड पॉइंट है वो राहु का है, जो बिल्कुल मिडिल में है वो राहु का पॉइंट है। और नीचे राहु केतु पर्वत है, ये वाला। तो देखिए राहु का होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लाल कलावा इसीलिए पहना जाता है कि जिससे राहु कंट्रोल में रहे। हमेशा ये कहते हैं ना, रिस्क में हमेशा लाल कलावा पहन के रखिए, जिससे हमारा राहु कंट्रोल में रहे, इसीलिए हम यहाँ लाल कलावा पहनते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ बिगनर्स हैं तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, जो पहला घर, इसमें हम काल पुरुष की ही कुंडली लेंगे। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हो,
जैसे नाइशा, चारू, यहाँ है क्या वो चारू? चलिए पता नहीं, बाद में देख लेंगे। जो फर्स्ट जैसे हेलो। यहाँ, हाँ हेलो हाँ दीदी, दीदी मैं यही हूँ। सॉरी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ, ठीक है, मैं ना इसे समझना, म्यूट कर लो जब हम्म, तक। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे ये पहला घर है, ये कुंडली का पहला घर है, ये हम है, सेल्फ जो हम अपने को देखेंगे वो हम इससे देखेंगे पहले घर से। अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 8 नंबर, 9, आपको कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। हम यहाँ काल पुरुष की कुंडली देख के ही प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर लिखा हो उसको हम हटा देंगे, यहाँ पर हम इस तरह से ही नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि लाल किताब जो है काल पुरुष कुंडली पे ही वर्क करती है, ठीक है। जो पहला घर जो है मंगल का है, दूसरे घर की जो राशि जो वीनस की पड़ती है, तो ये वीनस की राशि है। तीसरा जो है मरकरी की पड़ती है। चौथा फोर्थ साइन जो होता है वो मून का होता है। फिफ्थ जो है सन का होता है। सिक्स साइन जो है मरकरी का होता है। सेवेंथ जो है हमारी स्पाउस का होता है, वीनस का होता है। एट्थ जो है मार्स का होता है। देखिए यहाँ से तो हमने जन्म लिया, ये हमारी देह है, बॉडी है, यहाँ से हमने जन्म लिया। और 8वां घर क्या होता है, मौत का होता है, और यहाँ पे ही हम जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। 8वें घर में हमारा अंत हो जाता है। 9वां घर जो होता है जुपिटर का होता है। 10th हाउस सैटर्न का, 11th भी सैटर्न का, एंड 12th जुपिटर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने जन्म लिया, अब दूसरा घर, जैसे फर्स्ट हाउस से हम अपने को देखते हैं, सेल्फ को देखते हैं, हमारी लाइफ कैसी रहेगी, ये हमारा फर्स्ट हाउस बताता है। दूसरे घर क्या है, कुटुंब होता है, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो कुटुंब में आ जाते हैं। वहां पे देखिए जुपिटर, मतलब सभी लोग होते हैं, तो वहां बच्चे को पूरा प्यार मिलता है। दूसरा घर कुटुंब, ठीक है। अब तीसरा घर जो है हमारे भाई बहनों का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है, तो फिर हम अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। अब मरकरी को हिंदी चौथा में क्या घर कहते हैं? बुध बुध। बुध, ओके। फोर्थ हाउस जो है, ये हम फैमिली में जितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ये दूसरा घर तो कुटुंब, जैसे आपके दादी के परिवार का, मतलब ये पूरा हो गया। तो फोर्थ हाउस में जो आपका खुद का, जो 4 लोग हैं तो 4 लोग, और फोर्थ हाउस से ही हम शिक्षा, यहाँ से हमारी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है, शिक्षा को देखते हैं। फिफ्थ हाउस जो है, यहाँ पे हायर मतलब जो एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है, और ये हमारी बच्चों का भी घर होता है। 5वां घर है हमारे बच्चों का घर होता है, ठीक है। हमारी हॉबीज क्या है, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जो हम कंसल्टेशन लेते हैं वो भी, जो किसी को की काउंसलिंग कर रहे हैं वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो भी फिफ्थ हाउस से देख रहे हैं। जो भी हॉबीज जो हम है फिफ्थ हाउस से। सिक्स हाउस में जैसे बच्चा पढ़ लिया, हायर एजुकेशन ले ली, फिर क्या है, सिक्स हाउस क्या है, जॉब का। जॉब फिर वो करता है, यही जॉब में ही आके ही ना रोग रिपू ये सब चीजें शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी अब तक तो कूल रहा, अभी तक माँ बाप के साए में रहा, जॉब में आते ही इंडिपेंडेंट लाइफ वो जीता है, तो हर तरह से बाहर निकल के सब चीजें फेस करता है। अब आपकी शादी हो गई तो घर वाले शोर मचाएंगे, अब शादी वो क्या नाम है, जॉब लग गई, अब घर वाले कहेंगे नहीं जी अब शादी का टाइम आ गया। अब ये 7th हाउस आपके स्पाउस का होता है, डेली इनकम का होता है। अब आपकी शादी भी हो गई, जॉब भी हो गई, फिर हो गई टेंशन शुरू। अब उस पर्सन को आप जॉब भी मैनेज करनी है और शादी भी मैनेज करनी है, सारे रिलेशन भी देखने हैं, तो वहां स्टार्टिंग में टेंशन वाला माहौल इकट्ठा शुरू हो जाता है। कहने को साथ में आगे बताऊंगी पूरा, 7वां और 8वां घर कनेक्टेड है, ये मैं आगे जब हाउसेस कराऊंगी तब कराऊंगी। यही हमारी टेंशन शुरू हो जाती है।
या हम ये कह सकते हैं इतनी लाइफ जी ली, अब हमारे बुजुर्गों के जाने का भी टाइम शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके ना। ये मौत का भी घर है, टेंशन का भी घर है, हर्डल्स का भी घर है, 8वां घर ना। अब 9वां घर है, अब हमारे रिचुअल्स भी शुरू हो जाएंगे। अब जैसे शादी के बंधन में जब आदमी बंध जाता है तो वो रिचुअल्स भी फॉलो करने लगता है। पहले भले ही वो पूजा पाठ करता हो ना करता हो, लेकिन जब ये 9th हाउस मतलब ये अपने उसमें पूरे उसमें आ जाता है, रिचुअल भी फॉलो करेगा। जैसे बच्चे की बर्थडे हो रही है तो वो पूजा पाठ भी कराएगा, भले ही वो पहले करता हो ना करता हो, तीर्थ स्थान भी जाएगा, सारे काम करेगा। अब 10th हाउस उसको प्रोफेशन, मेन तो उसको प्रोफेशन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि देखिए इतना जो उसने इतनी लंबी जर्नी उसने तय करी है, तो प्रोफेशन में अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर कैसे उसकी लाइफ चलेगी, क्योंकि आगे बच्चे पढ़ाने भी हैं, सब चीजें करनी है। तो और ये 11वां घर है, लाभ का होता है, जनता का होता है, बड़े भाई का होता है। और 12वां घर क्या है कि अब हम पूरे दिन के थक हार के, ये हमारा बेडरूम होता है, 12वां घर ना बेडरूम है। अब पूरे दिन हमने इतने लोग सुबह से उठे, पता इतनी सारी एक्टिविटीज करी, अब जाके हम अपने बेडरूम में जाके रिलैक्स होके सो जाते। अब 12वें घर में जो हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की फोटो होती है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं, है ना। यहाँ आके आदमी एक रिलैक्स हो जाता है, सारी दिन की थकान को मिटा के वो सो जाता है, क्योंकि सुबह फिर उठ के वही साइकिल इसे चलानी होती है। ठीक है, मैंने इजी तरीके से ये समझा दिया है, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आगे आएंगे, ये चीज आपको यहाँ से लाल किताब का पूरा शुरू हो जाएगा, ये समझ लेना है। इन चीजों से अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब पहला घर जो पक्का घर होता है, मार्स का और सन का होता है। दूसरा घर जुपिटर का होता है, बृहस्पति का। ठीक है, यहाँ वीनस की राशि पड़ती है, 2 नंबर साइन किसका है, वीनस का है। तो आगे हम मशनूई आर्टिफिशियल प्लेनेट भी पढ़ेंगे। तो जो वीनस जो है ना, अगर हम वीनस को तोड़ेंगे तो राहु केतु होते हैं। तो यहाँ वीनस खुद से प्रेजेंट ना होकर दूसरे घर में, यहाँ राहु केतु को इसने बिठा रखा है, खुद से प्रेजेंट नहीं है, राहु केतु को बिठाया है। अब तीसरा घर जो है मंगल का पक्का घर होता है। 4th हाउस जो है मून का पक्का घर होता है। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, सोते हुए भी कोई पूछे याद रखना, लाल किताब में यही यूज होनी है। सन, ये 5th हाउस जो है सन एंड जुपिटर का होता है। 6th हाउस जो है मरकरी एंड केतु का। 7th हाउस जो है मरकरी एंड वीनस का। 8th हाउस जो है मार्स एंड सैटर्न। 9th हाउस जुपिटर का। 10th हाउस जो होता है सैटर्न का। 11th हाउस सैटर्न एंड जुपिटर का। और 12th हाउस जो होता है जुपिटर एंड राहु। अब देखिए जुपिटर कितना इंपॉर्टेंट है। जुपिटर के कितने घर हैं, 2, 5, 9, 11, 12। अगर जुपिटर हमारी कुंडली में खराब है तो ये सोचिए 5 घर ये खराब कर देगा। जुपिटर वीक हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ये 5 घर। दूसरा घर है धन का। 5वां घर है हमारी संतान का, हमारा फ्यूचर का। 9वां घर है हमारे भाग्य का, किस्मत का। 11वां घर है हमारे लाभ का। 12वां घर जो है, आप फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन का भी समझ सकते हैं, एक्सपेंसेस का भी समझ सकते हैं, लग्जरी का भी, मोक्ष का भी। तो अगर जुपिटर आपकी कुंडली में वीक है तो आपके 5 घर धन नहीं टिकने देगा, आपकी संतान को से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, भाग्य में भी कमी रहेगी, लाभ में भी कमी रहेगी, और लग्जरी में भी कमी रहेगी। 5 घर कुंडली के खराब कर देगी। तो इसीलिए कहते हैं जुपिटर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हम, कोई भी क्लाइंट आता है, मून और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कराते हैं। ठीक है, अब सन को 2 घर दिए गए हैं, 1 और 5। वीनस को भी
वीनस को एक ही घर दिया है, मार्स को भी बहुत सारे घर दिए गए हैं, 1, 3, 8। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें समझनी होंगी। सैटर्न को 3 घर दिए गए हैं, 8, 10, 11। ठीक है। मरकरी को भी 2 घर दिए गए हैं, 6 और 7। देखिए कहने को तो ये तीसरा घर जो है मरकरी का होता है, लेकिन वहां मार्स ने अपना तीसरा घर क्या है, पराक्रम का भी होता है। मरकरी क्या है, बहुत डेलिकेट प्लेनेट है, एक प्रिंस है, तो उसके उसे ये पराक्रम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो 6 और 7 जो है मरकरी को दिया गया है। तो इतनी चीजें हमें ये समझनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है। अब इसमें उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह की बात करेंगे। अपने से जो भी 7वां जो घर होगा वो नीच का होगा। जैसे पहले घर में सन एग्जॉल्टेड होता है, तो इसके 7वें घर में सन नीच हो जाता है। मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे मून यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, यहाँ राहु एग्जॉल्टेड होता है, यहाँ जुपिटर। यहाँ पे देखिए कोई भी प्लेनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। ये बात भी समझ लीजिए। ये 9th हाउस जो है ये हमारे बुजुर्गों का है, पास्ट है। ठीक है। और ये जो पहला घर है ये प्रेजेंट है, और आज 5वां घर है हमारे फ्यूचर है। तो जो फ्यूचर को हम ये नहीं कह सकते कि इस घर में ये नीच है। और बच्चे तो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हम माँ बाप के लिए तो सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। 6th हाउस में मरकरी एग्जॉल्टेड होता है और राहु भी एग्जॉल्टेड होता है। मरकरी को ही रखिए चलिए। अब 7th हाउस में सैटर्न। 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं होता, क्योंकि ये मौत का घर है, खराब घर बताया गया। लेकिन हम ऑकल्ट वालों के लिए बेस्ट घर यही है। जो ऑकल्ट जिसको आना है तो 8वें घर की ही एनर्जी हम यूज करते हैं। 9th हाउस जो है केतु का होता है, केतु एग्जॉल्टेड होता है। 10th में मार्स, ये एग्जॉल्टेड प्लेनेट की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब 11th हाउस जो है लाभ का है। यहाँ भी कोई भी प्लेनेट, क्योंकि देखिए लाभ चाहे खराब तरीके से हो रहा हो या अच्छे तरीके से हो रहा हो, कहते हैं ना, चाहे टेबल के नीचे से धन आ रहा हो चाहे कैसे, लेकिन लाभ तो लाभ ही हो रहा है ना। ये नहीं देखेंगे कहाँ से है। अब 12वें घर में वीनस एग्जॉल्टेड हो जाता है। अब देखिए इसी का उल्टा देखिएगा। अब डेबिलिटेटेड यानी नीच का हम कैसे देखेंगे कि जो पहले घर में जो प्लेनेट उच्च का हो रहा था उसके सामने वाला यहाँ पे नीच का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब उसके सामने वाले में सैटर्न नीच का हो गया। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होगा। यहाँ केतु, यहाँ पर आके 4th हाउस में मार्च, मार्च जो है वो हो जाता है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ पर वीनस, यहाँ पर सन, यहाँ मून, राहु, जुपिटर एंड मर्क्यूरी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इतना ही आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको चार्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा इसका ये प्लेनेट नीच का है, अच्छा ये प्लेनेट अपने आप पक्के घर में है। इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए लाल किताब रूल्स बेस्ड है, हमें रूल्स पे ही काम करना होता है इसमें ना, तभी प्रिडिक्शन में हम चीजें देखते हैं। अब जैसे हमने पहले उसमें पीछे बात करी थी, पहला घर जो है मार्स एंड सन का होता है। अब ये यहाँ पर अगर यहाँ पे राहु आके भी बैठ जाता है ना, मार्स एंड सन कहीं भी बैठ जाए, यहाँ से हमने हटा दिया मार्स सन को, सपोज यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि मंगल और सूर्य के घर में राहु बैठा है। अब देखिए इस तरह से बोल सकते हैं, हमारा एक घर दिल्ली में है, एक जो है बॉम्बे में है। हमारे घर में कोई, जैसे हमने कोई किराएदार रख दिया या कोई आके सपोज किसी ने कब्जा कर लिया, तो हम क्या कहेंगे, जैसे सुनील जी के घर में वो आके बैठ गए हैं, कब्जा कर लिया है ना। हमारा घर तो हमारा ही है ना, तो नाम जो हमारे नाम से ही बोला जाएगा
कि उसके घर में ना उसने कब्जा कर लिया है या उसके घर में वो रेंट पे रह रहे हैं। तो इस एनर्जी को हमें ध्यान रखना है कि ये मंगल और सूर्य के घर में राहु बैठा हुआ है। हम इस तरह से प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर शनि बिठा दिया, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि चंद्रमा के घर में शनि बैठा हुआ है। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है, उस एनर्जी को हमें ध्यान रखना है, तभी प्रिडिक्शन में आप जो है ठीक कर पाएंगे। ठीक है। तो दीदी हमें कौन सा वाला चार्ट याद रखना होगा, जो पहले आपने दो बताए थे या फिर ये वाले जो दो आपने बताए हैं? नहीं, पहला वाला तो करना ही, ये सभी ध्यान में तो देखिए सभी रखने हैं। ये हाउसेस का भी मालूम होना चाहिए कि जैसे थर्ड हाउस वैसे तो मरकरी का है, लेकिन ये पक्का घर किसका है, मार्स का है। ये चारों चार्ट है ना, दिमाग में सेट कर लो आप। ठीक है। ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में याद हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस बार बार आपको लिखनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये है, रिकॉर्डिंग देख देख के आप लोग सीख जाएंगे। एक दिन में या 2 दिन में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस कर ली उतना ही आपने अच्छा कर ली। ओके, थैंक यू। अब देखिए, अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे मैंने कल जो डेमो क्लास थी उसमें बताया था। अब हम अपने जो प्लेनेट से ही काफी कुछ बता सकते हैं। जैसे ये जो है इतना पोर्शन सन के अंडर आता है, ठीक है। और जो साइड का पोर्शन होता है ये शनि का है, 8वां घर जिसे हम बोलते हैं। बाल जो है शनि के हैं। और यहाँ पे चोटी वाला स्थान होता है ना, आपने देखा है, और जैसे जितने भी पंडित होते हैं क्या है कि यहाँ पे चोटी बना के रखते हैं ना, क्योंकि ये राहु का स्थान है। इसीलिए अगर राहु से हमें छुटकारा पाना है, राहु को हमें कंट्रोल में करना है, तो चोटी जो है ना, इसीलिए कहते हैं बाल बंधे रहने चाहिए। वो जुपिटर को नेक करता है। जो खुले बाल हैं वो खराब बताए गए हैं। इसीलिए जितने भी पंडित हैं, जितने भी बड़े लोग पहले होते थे, यहाँ चोटी बना के रखते थे इधर, क्योंकि ये राहु का स्थान है। अगर ये बाल खुले रहेंगे ना, राहु आप पे बेकाबू हो जाएगा आपका। और आपके जो कान है वो केतु के हैं, ठीक है। लेफ्ट आई जो है, अगर आपकी लेफ्ट आई ज्यादा वीक है, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए आपका चंद्रमा वीक है किसी तरह। आपका चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है या क्या है। और राइट आई जो है आपकी सन की है, जो हम उससे देख पाते हैं। जो राइट और लेफ्ट आई हमने सन एंड मून की कर ली, जिस जो आंखों की बिनाई जिससे रोशनी आ रही है, वो उसकी है, शनि की है। ठीक है। नोज जो है, नाक जो है, वो बुध की है। और जो टिप है, ये जो टिप है जो नोज को हम प्रेस करते हैं, वो बुध की, सॉरी, बृहस्पति की है। अब देखिए, आपको आप हल्का सा नोज प्रेस करके देखिए, आपको सांस आती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी थोड़ी जैसे नाक भी किसी कभी कभी बंद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका दम घुट रहा है। कभी कभी जब ज्यादा ब्लॉक होती है तब है। जैसे हम जब बुध और बृहस्पति की बैलेंसिंग होती है, तो हम सो रहे हैं, भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इसने बैलेंस करना बुध और बृहस्पति ने छोड़ दिया ना, उसी दिन हम भगवान के पास चले जाते हैं। आप ये टिप को प्रेस करके देखिए, आपको सांस नहीं आएगी। टिप को प्रेस करके देखिए, नाक की टिप को, सांस आ रही है कि नहीं? नहीं आएगी सांस, क्योंकि ये बुध और बृहस्पति की बैलेंसिंग है जो हम सांस ले पा रहे हैं। जहां ये बिगड़े, वहीं जो हमारे जो मुंह पे मास्क लग जाता है ना, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ये बुध और बृहस्पति की इम्बैलेंसिंग है। अब चीक्स, चीक्स जो है शुक्र के हैं। अब अगर देखिए किसी के चेहरे पे बहुत सारे धब्बे होते हैं, काले काले निशान होते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका शुक्र बिगड़ा हुआ है। शुक्र राहु या केतु की उसमें है, तो इसी के चेहरे पे जहां भी धब्बे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए उसके शुक्र थोड़ा वीक है। किसी के चेहरे पे बहुत ग्लो होता है ना, चमक होती है, तो हम कह सकते हैं इसका शुक्र बहुत अच्छा है, इसके चेहरे पे चमक है। कान जो है केतु के हैं, ये मैंने शायद बता दिया। अब लिप की बात करेंगे, जो अपर लिप है वो मंगल नेक का है।
और लोअर लिप है वो मंगल बद का है। देखिए आप इजीली किसी को देख के बता सकते हैं, किसी के लिप है ना बहुत मोटे मोटे होते हैं लटका हुआ, किसी का एक लिप जो है बहुत मोटा सा होगा, तो आप देख के फौरन बोल देंगे ये मंगल बद का आदमी है, इससे दूर रहना है, बहुत लड़ाई झगड़े वाला होगा, बिना बात पे लड़ेगा। फेस देख के ही आप काफी चीजें बता सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी है, लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन उसकी जरूरत होती है, एकदम से इस तरह से नहीं बता सकते। अब चिन्ह जो है वो राहु की है, और जो नेक वाला पोर्शन है वो गुरु का है, ठीक है। और टीथ जो है वो बुध के हैं, टंग वो भी बुध की है, और जो सलाइवा जो होता है वो सन का है। अब देखिए बुध, हाँ मंगल की भी कितनी बैलेंसिंग है जी, बताइए उत्कर्ष जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट करिए आप, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, लेफ्ट ईयर कहाँ देख किससे देखेंगे और राइट ईयर किससे देखेंगे? नहीं नहीं, वो कान जो है केतु के ही है, दोनों। दोनों कान केतु के हैं। किसी को प्रेडिक्ट करना हो कि लेफ्ट कान में प्रॉब्लम आएगी या राइट कान में, कैसे बताएंगे? नहीं नहीं, कान केतु के ही हम देख। अब देखिए केतु को चेक करना है तो एक तो अगर किसी का केतु वीक हो रहा है तो आपके जो पैर के नाखून है ना वो उखड़ने शुरू हो जाएंगे। अक्सर देखिए पैर के नाखूनों में पस पस पड़ा रहता है, वो प्रॉब्लम में रहते हैं, उनके ठोकर लग गई, पैर के नाखून में प्रॉब्लम रहती है अगर किसी का केतु वीक है, मतलब नाभि से नीचे की बीमारियां रहेंगी। केतु वीक होगा तो कान दोनों ही, देखिए एक साथ नहीं, दोनों ही वीक होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शनि वीक है तो हम ये कहेंगे कि आपकी आईज में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें लेफ्ट में प्रॉब्लम है या राइट में प्रॉब्लम है उसमें शनि और सूर्य को देखना है। लेकिन केतु के लिए ऐसा नहीं है, वो दोनों ही कान देखे जाए, ठीक है। अब राहु और केतु के अंडर हम देखेंगे, जो हमारा जो अपर पोर्शन है, नेक तक का पोर्शन है वो राहु का है, जो नीचे का जो पोर्शन है वो केतु का है। ये तो आपको पता ही है। शोल्डर जो है मंगल के हैं, ठीक है, और जो बैक जो है वो मंगल बद की है। और आगे हम लोग करते जाएंगे, इतना मैंने आज बता दिया आपको। अब हम जैसे आप एक मिनट में दूसरा आपको शेयर कर देती हूँ। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये तक का कुछ शोल्डर डाउट? शोल्डर किसके हैं? मंगल के, मंगल। इसके बाद क्या बताया? यही बताया, हाथ भी मंगल के हैं, जो पीछे का जो बैक पोर्शन है वो मंगल बद का है। हाँ जी, हाँ जी, बैक। है ना, स्पाइन में जो अगर प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं कि उस केस में भी जो है आपका केतु वीक हो रहा होता है। और जो जैसे सेवेंथ हाउस जो है शुक्र का, जी बताइए। हाँ बताइए, चारू बताओ। बद्ध का क्या मतलब होता है? मंगल बद्ध का है? अच्छा, ये मैं आगे ये करूंगी जैसे मंगल नेक और मंगल बद, जैसे मंगल के दो भाई बताए गए हैं, बैड बैड मार्स, मतलब बद माने बैड मीन्स, ठीक है। ये आगे मैं और थोड़ी चीजें क्लियर करूंगी। बैड मार्स होगा क्योंकि मंगल नेक, और अब इस चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। कल आदित्य जी पूछ रहे थे कि आदित्य जी कैमरा ऑन कर लीजिए, चारू आप भी कर लो। हाँ, कल आपका क्वेश्चन था, मैंने कहा ये वीडियो पब्लिकली होनी है तो मैंने ठीक से आंसर नहीं करा था। एक अनम्यूट कर देती हूँ। तो जैसे लाल किताबी क्यों बोलते हैं जय माता दी, क्योंकि देखिए लाल किताब में ना सबसे खतरनाक प्लेनेट जो है बुध बताया गया है। वो बुध को क्या बोला गया है? बहरूपिया, पिन पैंदे का लोटा, सब चीजें बुध को बताई गई है। अगर आपने बुध को शांत कर लिया ना तो सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि बुध जिस प्लेनेट के साथ होगा उसका रूप ले लेगा, है ना, जिस घर में होगा उसकी पावर ले लेगा। अब इसी में किसी प्लेनेट के साथ ऐसा नहीं होता, इसमें बुध का भेद भी निकाला जाता है, बुध की नाली का भी कॉन्सेप्ट है
तो बुध को इतना ज्यादा इसमें डेंजरस प्लेनेट बोला है ना, इसीलिए कहते हैं भैया बुध देव आप खुश हो जाओ, जय माता दी। लाल किताबी जितने भी है ना, सब कहते हैं जय माता दी के नारे ही लगाते हैं। ठीक है। और मंगल बद, मंगल नेक, और मंगल गुड मार्स और बैड मार्स क्या होता है? अब गुड मार्स है तो उस घर में मांगलिक कार्य इजीली हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं होगा अगर मंगल मैम नेक है। एक बात सच है क्या कि मैम 80 to 85% लोगों का मंगल बद होता है? देखिए, इस तरह से बुध का भी बोल सकते हैं। बुध आपका कितना भी अच्छा है, 6th 7th में बैठा है या 1st to 7th कहीं बैठा है, 3rd को छोड़ के, तो उस केस में बुध भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखिए प्लैनेट्स का मैंने आपको बता दिया, अपने हाथ में ही होता है, कैसे हम यूज कर रहे हैं उस प्लैनेट, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं प्लैनेट। मंगल नेक, हो सकता है, देखिए उसके 3 घर बोले, 1 3 8, और 10वें घर में वो एग्जॉल्टेड हो जाता है मंगल ना। 8वें घर में तो मंगल बद ही है, मंगल बैड ही है, बैड मार्स का ही हाउस है, क्योंकि वहां मंगल और शनि की एनर्जी है जो राहु बना रही है, राहु स्वभाव। और मंगल बद जो है राहु का दोस्त है, तो वो इसलिए शनि का भी दोस्त है। मैम मैंने एक सर से पूछा था कि सर ये मार्स बैड का बताइए, तो मैम सर ने इतने सारे रूल्स बताए कि क्लास में जितने थे सभी का बैड मार्क्स निकल गया, और मेरा नहीं निकल रहा था। तो मैम सर ने उसको भी प्रूफ कर ही दिया कि सर कि आपका जो मार्स है वो जाके नहीं देखिए, वीनस के देखिए साथ मैं बैठ गया। नहीं, रूल्स मैं भी बताऊंगी आपको, लेकिन उस तरह से चेक नहीं करा जाता, उस तरह से बिल्कुल नहीं चेक करना है। वो जो 8 10 की लिस्ट बता दी गई ना कि सूर्य शनि साथ में, हाँ सूर्य शनि साथ में है तो उसमें मंगल खराब, राहु खराब, शुक्र खराब, वो सब बताया गया है। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं तो मैम मार्स वो आगे भी शिफ्ट करता है क्या? मैम जैसे मेरा क्या। 9th हाउस में, तो क्या मैम वो प्लेनेट आगे भी शिफ्ट करता है क्या? जैसे मेरा 9th हाउस में है, तो वो जाके 10th हाउस में मरकरी के साथ मिल गया, तो मेरा जो था वो खराब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको सब बताऊंगी। इसमें अचानक चोट ओके। का भी कॉन्सेप्ट होता है, धीरे धीरे हम ओके। करेंगे, सब चीजें करेंगे, ऐसी कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मार्स के भी बहुत सारे रूल्स हैं, अगर चाहें तो मैं आज लिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा बेसिक पे ही रहूंगी, क्योंकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को ना। अभी तक कोई ओके। प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई डाउट हो? नहीं, क्लियर? ये ये 3 में मंगल बद तो नहीं है ना? जी, 3rd हाउस में मंगल बद तो नहीं है? बद नहीं नहीं नहीं, देखिए सिर्फ अब 8 हाउस 8 में है। 8th में और 4th में खराब बताया गया है, लेकिन कुछ उससे वो खराबी भी ठीक हो रही होती है। अगर मंगल को अपने मित्र ग्रहों की सहायता मिल जाए तो उसमें मंगल बद भी है, वो नेक हो जाएगा। तो सारे क्योंकि देखिए, प्लेनेट देखने पड़ेंगे। हाँ देखने पड़ेंगे, वही हम आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मंगल बद के इतने सारे रूल्स बताए गए हैं कि मंगल बुध साथ में है तो मंगल बद है, मंगल केतु साथ में है तो मंगल बद है, सूर्य शनि की युति साथ में है तो मंगल बद है, 4th या 8th हाउस में मंगल है तो मंगल बद है। तो इसमें काफी सारे रूल्स बताए हैं। शुक्र अगर 9th हाउस में है उस केस में भी मंगल बद की गृहस्थी, वो बोला गया है, उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते हैं। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है इजीली। देखिए ये रूल्स अगर थोड़े से दिमाग में रहेंगे ना, तो हम, ये है कि थोड़ा सा रेक्टिफाई तो क्लाइंट के संग करेंगे चार्ट, लेकिन पता चल जाएगा कि हाँ इसके इस चीज में प्रॉब्लम है, ये प्लेनेट खराब है। कुछ जो है हमें बात करके पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम। मैम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, वो आपका फेस देख के बता देते हैं आपका ये प्लेनेट अच्छा है ये बुरा है, तो मैम वो कैसे हम पता करें? नहीं, फेस कोई नहीं देखता है, वो प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, कोई नहीं देखता। अब की में कोई इतना मेडिटेशन, इतना धर्मात्मा नहीं है जो फेस देखता हो। सब लोग फौरन जो है, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन करा, प्रश्न कुंडली बना ली और उसके बारे में प्रिडिक्ट कर दिया, कोई मैम नहीं फेस देखता रीडिंग है। की भी कोई चीज होती है कि वो फेक है? हाँ हाँ, नहीं फेस रीडिंग करते हैं लोग बाग, ये गलत नहीं है, लेकिन देखिए हम इतनी सारी विद्याओं पे नहीं कंसंट्रेट कर सकते। अभी हम लाल किताब कर रहे हैं, अभी इसे ही पढ़ने में हमें बहुत टाइम लगेगा, सीखने में, इसके रूल्स फॉलो करने में। अगर हम उधर भी पहुंच जाएंगे तो ठीक है, आपने नहीं तो मैम इसमें
हाँ, एक्सपर्ट हो मैं ये गए तो पूछा था आप कि मैम, आगे भी जा सकते। मैं पूछ रहा था कि लाल किताब में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं कि किसी का फेस देख के हम बता दे इसका देखिए ये इसमें प्लेनेट अच्छा है सामुद्री बुरा है। इसमें नहीं, इसमें बताया गया है पूरा, हाथ के पैर के, आप पूरी बुक पढ़ोगे, हाथ देख के पूरा बता देंगे, पैर के पंजों से बता सकते हैं, नाक किसकी, इसमें सब कुछ बताया गया है, लेकिन इतना सब हम लोग डीप नहीं जाते। एक तो ऑनलाइन कोर्स होता है ये ना, है ना, और सामुद्रिक शास्त्र राइट। क्या है, पामिस्ट्री है, तो वो इतनी सब नहीं, फिर क्योंकि इतने अब हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं ना। राइट। तो थोड़ा एक दो चीजें और कवर कर लेते हैं आज। आप लोगों को चार्ट शो हो रहा है? यस। अब देखिए, अब इसमें जैसे मैंने पहले रूल बताया कि इसमें 11 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर साइन लिखा गया है, तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है ना, हम इसको ना रीड करके यहाँ एक नंबर साइन लेके ही इसको रीड करेंगे। यानी मंगल और सूर्य के घर में शनि बैठा हुआ है, हमें इस तरह से रीड करना है। देखिए मंगल बैठा है सामने, सूर्य बैठा है यहाँ पर, तो इस तरह से नहीं देखना कि मतलब इसकी एनर्जी तो यहाँ पे रहेगी ही। अब जो 1 से 6 तक के, ये है, जैसे ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये जो है 1 से 6 तक के पहले घर के ग्रह हैं, इसे बोलेंगे पहले घर के ग्रह। और 7 से 12 तक के जो होते हैं ये बाद के घर के ग्रह होते हैं। ये बताइए उत्तर जी। मैडम ये 1 से 6 तक जो घर है, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, या 7 से 12 वाली लेफ्ट साइड है? जो इस लेफ्ट बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड जो है 1 से 6, जैसे 11 12 1 2 3 4 5 6, ये आप कुंडली में देख रहे हैं ना, यहाँ से 11 से लेके 6 तक, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ तक ये लेफ्ट साइड, हाँ। और ये जो है 7 से 12 जो है, ये बाद के घर के ग्रह हैं, यानी पहले घर के ग्रह बाद के घर के ग्रह को देख सकते हैं, लेकिन बाद के घर के ग्रह लाल किताब में देखिए थोड़ा डिफरेंट रूल है। वैदिक में तो इधर से इधर कोई ग्रह है तो यहाँ देख लेगा, यहाँ देख लेगा, उसकी दृष्टि काम करती है। लेकिन लाल किताब में थोड़ा रूल डिफरेंट है कि मतलब जो पहले घर के ग्रह बाद के घर के ग्रहों को देख सकते हैं, बाद के घर के ग्रह पहले घर के ग्रहों को नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे मून एंड केतु है, ये इधर नहीं देखेगा, ये इधर नहीं देखेगा। कुछ ही ओके दो तीन दृष्टि बताई गई है जो बाद के घर के ग्रह पहले घर के ग्रहों को देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। और कोई भी जैसे इसमें दृष्टियां भी इस तरह से मैं आगे अभी बताऊंगी कि दृष्टियां, जो पहले घर की दृष्टि 7वें पे जाती है, 7वें घर की दृष्टि पहले पे नहीं जाएगी। इस तरह से भी हमें समझना है। ठीक है, इस तरह से। ओके। इसमें सोए हुए घर, सोए हुए भाव का भी कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसमें इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं आगे इसमें डिटेल में बताऊंगी। अब इसमें सोया हुआ ग्रह, सोया हुआ भाव क्या है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना। अब जैसे पहला घर 7वें घर को देखता है, यानी पहले घर में भी ग्रह है और 7वें में भी ग्रह है, तो ये जागा हुआ है। अगर 7वें घर में ग्रह नहीं होते तो पहले घर में चाहे कितना अच्छा प्लेनेट सन भी बैठा होता है एग्जॉल्टेड होके, वो साथ सो रहा हो, लेकिन उसे हमें जगाना भी, लाल किताब में ये बहुत अच्छा है कि इसमें जगाने का कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, अच्छा प्लेनेट बैठा है और 7वें घर को हमें जल्दी जगाना है, तो उस पर्सन की शादी कर दो। 7वां घर क्या है, पार्टनर का है, जाग जाएगा। या आजकल के दिन देखिए छोटे छोटे बच्चे भी रिलेशनशिप में, आपको स्कूल में आप देखेंगे कहीं जाएंगे तो 6 7 8 के बच्चे भी ना आजकल उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। तो वो भी ग्रह मतलब अगर जो, क्योंकि 7वां घर एक्टिवेट कर लिया, तो उनका ये है, अगर पहले घर में ग्रह है तो 7वां घर हम उनसे जागा हुआ ही समझेंगे आजकल के। मैडम ये हेलो, हाँ, ये बताए।
हाँ जी बताइए। कई आप कह रहे हो कि 7 को जगाना है तो शादी कर दो। हाँ। अब कई कई जातक शादी नहीं करते सारी उम्र, तो हम्म। देन हम कैसे जगाएंगे फर्स्ट को? सोया रहने देखिए, दें? नहीं, उसमें एज में अभी बताऊंगी। देखिए जैसे शुक्र की एज भी अभी लिखवानी है मेरे को। तो जैसे 25वां साल जो है शुक्र का होता है, तो 25वें साल में शुक्र अपने आप ही जाग जाएगा। अगर कोई ग्रह सो रहा है तो उसकी एज सब लिखाई गई है, तो वो अपने आप ही तब जाग जाए। मैं वो तो एज लग आपको अभी लिखवा देती हूँ। तो लगन के मैडम, जाग जाएंगे। मैडम जगाने हाँ, के लिए मेड मेड भी रह सकते हैं। मेड रख सकते हैं, फीमेल मेड रखेंगे तो वो अपने आप जाग जाए। लेकिन और देखिए होगा क्या कि जैसे मेड रख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स ही तो रख रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स ही तो रख रहे तो हैं। आपका तो जब आप जॉब कर रहे होगे तब वो होगा। लेकिन जो प्लेनेट सो रहा है तो वो अपने आप उस एज में अपनी एज में जाग जाएगा। नहीं तो ये होगा जैसे वीनस का है, 7वां घर वीनस का है, तो उस केस में वीनस जहां बैठा होगा उसकी हमें रेमेडी करनी होगी। वीनस थर्ड हाउस की हमें रेमेडी करेंगे तो उस केस में ये जाग जाएगा। हमें जल्दी जगाना है, हमारी जॉब जल्दी लग गई है और मतलब हमें बेनिफिट्स चाहिए क्योंकि ये डेली इनकम का भी है, तो उस केस में वीनस जहां बैठा है तो वहां की हम रेमेडी कर लेंगे तो वो वीनस जाग जाए। अब ओके। जैसे, है ना, अगर ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में राहु जो है एग्जॉल्टेड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब लेकिन 9th हाउस 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस है लाभ का, लेकिन ये यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है। तो यानी राहु और जुपिटर, हम ये कहेंगे राहु और जुपिटर सो रहे हैं। ये घर तो जाग रहा है, तो तीसरा घर तो जाग रहा है क्योंकि अब देखिए ये कह सकते हैं जैसे हम इस घर में रह रहे हैं, हमारे सामने वाले घर में कोई नहीं है, सामने 2 घर खाली हैं। तो हम तो अपने घर में एक ये कहेंगे कि बहुत मतलब राजाशाही जिंदगी जी रहे हैं, राजा की तरह हैं। लेकिन सामने वाले घर में ही नहीं है तो हम राजा हैं या नौकर हैं, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है। अब सामने वाला ही देखिए, हम तो जो लाइफ जी रहे हैं, तो लेकिन बाहर वाले डिसाइड करते हैं ना कि ये आदमी कैसा है। राजा है प्रजा नहीं है तो बेकार है ना, वो किस बात का राजा है। ठीक है, इस तरह से हमें तो ये समझना है। हाँ, 11वें भाव को जगाना पड़ेगा, थर्ड वाला 11वीं, बैठे हैं अगर। हाँ। अब देखिए इसमें प्लेनेट शिफ्टिंग का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं सबसे लास्ट में क्लास में बताती हूँ। वरना लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी पढ़ी है एस्ट्रोलॉजी और लेके शिफ्ट करना शुरू कर दिया प्लेनेट को और हो गया बैकफायर। तो तो ये लास्ट का टॉपिक रहेगा कि हमें प्लेनेट को किस तरह से शिफ्ट करना है। अब 5वां घर देखिए, यहाँ पे ये सो रहा है, तो 5वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है तो ये सो रहा है, इस तरह से है। अब यहाँ पे दूसरा घर, अब मैं दृष्टियां पहले लिखवा देती हूँ, उसके बाद इस पे डिस्कस करूँ, ठीक है।